हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे डॉट नेट ब्लेज़र की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं ब्लेज़र का, जिसका नाम है नेविगेशन एंड राउटिंग इन ब्लेज़र। भाई देखो, नेविगेशन एंड राउटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। आप कोई भी वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कि भाई राउटिंग किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है, एक पेज से दूसरे पेज पे हम नेविगेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, नेविगेशन एंड राउटिंग इन ब्लेजर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि जो राउटिंग होती है ब्लेजर के अंदर ये क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, राउटिंग डिसाइड्स विच कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब आप उसको ब्लेजर का पेज भी कह सकते हो, शुड बी डिस्प्लेड फॉर अ गिवन यूआरएल। इसका मतलब भाई देखो, हम जब भी कोई वेब पेज एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले उसका यूआरएल आता है ना एड्रेस बार में ब्राउजर के। तो जब भी हम कोई यूआरएल टाइप करते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कौन सा पेज डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब रेजर का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए, ये चीज हमें कौन प्रोवाइड करता है, राउटिंग प्रोवाइड करता है। इसका मतलब हर यूआरएल के अगेंस्ट में हमें कौन सा पेज, कौन सा रेजर कंपोनेंट रन करवाना है, वो चीज हम राउटिंग की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं अपनी ब्लेजर ऐप के अंदर। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन ब्लेजर, ठीक है, मतलब ब्लेजर के अंदर कुछ चीजें हैं। यहाँ पे देखो, ईच पेज इज अ रेजर कंपोनेंट। अभी मैंने आपको बताया कि ब्लेजर के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं तो हर एक पेज एक रेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर किया है कि रेजर कंपोनेंट क्या होता है, किस तरह से रेजर कंपोनेंट क्रिएट किया जाता है, किस तरह से रेजर सिंटेक्स काम करता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। और फिर यहाँ पे देखो, राउटिंग इज डन यूजिंग द @ पेज डायरेक्टिव। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हर पेज में, अपने हर रेजर कंपोनेंट के अंदर हम ये वाली एक डायरेक्टिव यूज कर रहे थे जिसका क्या नाम था, @पेज। मतलब ये जो @पेज है, ठीक है, यही आप समझ लो कि हमें वो जो राउटिंग का फीचर है वो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसी @पेज डायरेक्टिव के आगे हम अपना कंपोनेंट का क्या डिफाइन करते थे, यूआरएल डिफाइन करते थे कि भाई अगर हमारे ब्राउजर पे ये वाला यूआरएल टाइप होगा तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, जिस तरह मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट किया था, उसकी एक कोडिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे देखो, इस पेज के टॉप पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है @पेज, और इसके अंदर मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है, /बाइंडिंग। इसका मतलब जब मेरे ब्राउजर में ये वाला यूआरएल एंटर होगा तो मुझे ये वाला कंपोनेंट देखने को मिलेगा। सेम इसी तरह यहां पे देखो, हमारे पास एक होम पेज होता है, होम का राउट आपको यहां पे देखने को मिल रहा है /, मतलब जब ये टाइप होगा तो इसका मतलब है हमें होम पेज हमारा रिट्रीव होगा। मतलब जितने भी पेजेस हैं मैं आपको दिखाता हूं। हमने इवेंट हैंडलिंग का यहां पे देखो एक कंपोनेंट बनाया था जिसमें हमने इवेंट हैंडलिंग का लेक्चर कवर किया था। तो ये देखो, इसके अंदर यहां पे देखो टॉप पे मैंने पेज डायरेक्टिव यहां पे लगाई हुई है और /EH, मतलब मैं ये टाइप करूंगा अपने यूआरएल में तो मुझे ये वाला कंपोनेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे यही चीज बता रहा है कि राउटिंग इज डन यूजिंग द @पेज डायरेक्टिव, ठीक है। अगर आपको राउटिंग को इंप्लीमेंट करना है अपने रेजर कंपोनेंट्स के अंदर तो आपको ये @पेज डायरेक्टिव लाजमी लगाना पड़ेगा। जिस तरह यहां पे देखो, विजुअल स्टूडियो में आता हूं, देखो ये हमने डेटा बाइंडिंग का अपना एक क्या बनाया था, कंपोनेंट बनाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इसके अंदर देखो मैंने /बाइंडिंग लिखा हुआ है, तो जब मैं ये टाइप करूंगा तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट रन हो जाएगा। और एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप एक न्यू रेजर कंपोनेंट ऐड करते हो ना, किस तरह मैंने बताया था, आपने यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाना है, इसके अंदर पेजेस का फोल्डर है, राइट क्लिक करोगे, ऐड पे जाओगे, रेजर कंपोनेंट लोगे, और यहाँ पे देखो जब अपने कंपोनेंट का नाम आप लिख के यहाँ पे ऐड करोगे तब जो आपके पास एक कंपोनेंट आता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये वाली पेज डायरेक्टिव मौजूद नहीं होती। मतलब ये आपको खुद से ऐड करनी पड़ती है ताकि आप राउटिंग के फीचर को यूज कर पाओ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ, इसके अंदर आप कोडिंग देख लो, आपको कोड नजर आ रहा होगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यूआरएल पे मैं वही लिखता हूँ, बाइंडिंग, ठीक है। ये देखो मैंने बाइंडिंग लिखा, एंटर करता हूँ, तो ये देखो ये वो बाइंडिंग वाला हमारे पास कंपोनेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है।
क्योंकि देखो अगर आप ये पेज डायरेक्टिव यूज नहीं करोगे, ठीक है, तो आप इस कंपोनेंट को कभी भी रन नहीं कर पाओगे, इसलिए राउटिंग का फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं कि आप अपने एक कंपोनेंट के लिए मल्टीपल राउट्स भी डिफाइन कर सकते हो। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि भाई यूआरएल में स्लैश बाइंडिंग टाइप होगा तो ये वाला कंपोनेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। आप एक और यूआरएल भी, मतलब एक और यहां पे पेज डायरेक्टिव बना सकते हो। इसके नीचे देखो मैंने इसको नीचे पेस्ट किया और यहां पे मैं कहता हूं बाइंडिंग टू, तो इसका मतलब अगर स्लैश बाइंडिंग यूआरएल पे टाइप होगा तब भी ये वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, अगर स्लैश बाइंडिंग टू टाइप होगा यूआरएल में तब भी आपके पास यही वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले बाइंडिंग टाइप करता हूँ। ठीक है, एंटर करते हैं तो देखो यही वाला राउट चल रहा है, सही है, मतलब यही वाला कंपोनेंट आ रहा है। और अगर मैं बाइंडिंग टू यहाँ पे लिख के एंटर करता हूँ तो देखना अभी भी आपके पास यही वाला जो राउट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब समझाने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल राउट्स डिफाइन कर सकते हो, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया। ठीक हो गया, तो ये फिलहाल मैं एक हटा देता हूँ बाइंडिंग टू वाला, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं। सही है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, देखो ये पॉइंट्स आपको समझ में आगे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है डायरेक्टिव। भाई देखो अभी तक जब से हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है ब्लेजर की, तो ये डायरेक्टिव का ये जो वर्ड है ये बहुत दफ़ा हमारे सामने आया है, लेकिन अभी तक मैंने इसके बारे में आपको बताया नहीं है कि ये होता क्या है। भाई देखो ये डायरेक्टिव एक अलग से भी इसका हम लेक्चर करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली डायरेक्टिव होता क्या है, इसका मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज डायरेक्टिव इन ब्लेजर। ठीक है, डायरेक्टिव होती क्या है, जिस तरह ये मैंने आपको बताया कि पेज डायरेक्टिव है ना, इस तरह से और भी बहुत सारी डायरेक्टिव्स हैं हमारे पास ब्लेजर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज डायरेक्टिव इन ब्लेजर, तो देखो उसका पहला पॉइंट, अ ब्लेजर डायरेक्टिव इज अ कीवर्ड प्रीफिक्स्ड विद @। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो ब्लेजर डायरेक्टिव है ना, ये एक ऐसा कीवर्ड होता है जो कि @ से शुरू होता है, दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस टू द रेजर इंजन। अब देखो रेजर इंजन क्या होता है। भाई देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो रेजर के कंपोनेंट होते हैं उसको हम रेजर पेज भी कहते हैं। उसी रेजर पेज के अंदर अगर हमें सी शार्प का कोड लिखना है तो हम रेजर सिंटैक्स का यूज करते हैं। तो ये जो रेजर सिंटैक्स के अंदर हम सी शार्प का कोड लिखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाना, रेंडर करवाने का काम किसका होता है, हमारे रेजर इंजन का होता है। मतलब एक बाय डिफॉल्ट बिहाइंड द सीन्स एक रेजर इंजन काम कर रहा होता है, जो हमारे रेजर सिंटैक्स को, सी शार्प के कोड को क्या कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, कंपाइल कर रहा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये जो डायरेक्टिव्स होती है ना, ठीक है, जिनके शुरू में @ लगा हुआ होता है, ये हमारे पास कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पास करती हैं, किसको, हमारे रेजर इंजन को। जिस तरह ये जो @ पेज का डायरेक्टिव अभी हमने यूज किया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसका क्या काम था, राउटिंग को इंप्लीमेंट करना। मतलब राउटिंग से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसको प्रोवाइड करना, वो हमारे रेजर इंजन को प्रोवाइड करना, जिससे उसको पता चल जाता है कि भाई कंपोनेंट के साथ साथ हमारे पास ये राउटिंग का फीचर भी ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट नोट है। देखो डायरेक्टिव्स आर नॉट नॉर्मल सी शार्प कोड। मतलब जो डायरेक्टिव्स होते हैं ये नॉर्मल सी शार्प के कोड की तरह काम नहीं करते, बल्कि यहां पे देखो क्या कह रहा है, दे कंट्रोल राउटिंग, लेआउट, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, रेंडरिंग एंड कंपोनेंट बिहेवियर। मतलब यहां पे कह रहा है जो डायरेक्टिव्स हैं ये नॉर्मल सी शार्प का कोड नहीं होते, बल्कि इनको बनाया जाता है कुछ चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, राउटिंग, जिस तरह अभी हमने पेज डायरेक्टिव का यूज किया, फिर इसी तरह लेआउट्स अभी तक हमने नहीं पढ़े, जिसके अंदर हम मास्टर पेज की भी बात करेंगे, मेन लेआउट की भी बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर के अंदर, तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास एक डायरेक्टिव है। फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी डायरेक्टिव मौजूद है, उसको भी हम देखेंगे। फिर रेंडरिंग हो गई, ठीक है, फिर कंपोनेंट के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम अलग अलग डायरेक्टिव्स का यूज करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमारे पास सिर्फ ये @ पेज एक डायरेक्टिव नहीं है, इस तरह की बहुत सारी डायरेक्टिव्स हमारे पास ब्लेजर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास, ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया हो गया होगा कि यह डायरेक्टिव्स हमारे पास होती क्या है। इसको आगे भी किसी लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है, यहां पे देखो भाई, ये देखो ये जो हम राउटिंग इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, किसकी मदद से, डायरेक्टिव, ये जो कौन सी डायरेक्टिव है, @ पेज डायरेक्टिव है, ये हमारी एप्लीकेशन में काम किस तरह से कर रही है। मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास कहां पे इंप्लीमेंट हुई हुई है। मतलब हमारी एप्लीकेशन को कैसे पता चलता है
कि @पेज की डायरेक्टिव की मदद से हमने क्या करना है, राउटिंग को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं, यहां पे आ जाओ। ठीक है भाई, यहां पे देखो अब राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। भाई हमारे पास एक फाइल होती है जिसको हम कहते हैं app.razor। app.razor के बारे में मैंने आपको क्या बताया था जब हमने ब्लेजर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये app.razor हमारे पास हमारी ब्लेजर ऐप का रूट कंपोनेंट होता है। इसका मतलब पेरेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, मतलब हम जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, उन सब का जो रूट कंपोनेंट होता है, जो पेरेंट कंपोनेंट होता है, वो कौन सा होता है, app.razor। इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास app.razor वाला कंपोनेंट क्या होता है, रेंडर होता है। तो उसी की मदद से हमारे पास राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। ठीक है, जिस तरह यहां पे देखो क्या कह रहा है, ब्लेजर राउटिंग इज हैंडल्ड इन app.razor। मतलब ब्लेजर की जो राउटिंग है वो कौन से फाइल के अंदर इंप्लीमेंट हुई हुई है, app.razor के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली फाइल दिखाता हूं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में आ जाओ। तो ये देखो, ये जो app.razor वाली फाइल है, ये आपको कहां से मिलेगी, देखो मैं ये पेजेस का फोल्डर बंद करता हूं और कंपोनेंट्स का फोल्डर यहाँ पे बंद करता हूं। ठीक है, इस तरह से आपको फर्स्ट टाइम फोल्डर स्ट्रक्चर मिलता है। आपने कंपोनेंट्स को यहाँ पे ओपन करना है और फिर यहाँ पे देखो, एक तो पेजेस का फोल्डर था ना, पेजेस का फोल्डर नहीं, पेजेस के फोल्डर के बाहर यहाँ पे देखो आपको एक फाइल देखने को मिलेगी app.razor। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूं। तो ये देखो, ये app.razor की ये जो फाइल है जिसको मैं कंपोनेंट कह रहा हूं, अपना रूट कंपोनेंट, ये आपको यहाँ पे देखने को नजर आ रहा होगा। इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको ये राउट्स का एक टैग नजर आ रहा है। इसका मतलब app.razor के अंदर राउट्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। अब ये राउट्स का कंपोनेंट कहां है, यहाँ पे देखो app.razor के ठीक नीचे आपको routes.razor के नाम से क्या मिलेगा, एक कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूं। तो ये देखो, यहां पे देखो आपको राउटर देखने को मिल रहा होगा। इसका मतलब है कि हमारे एप्लीकेशन में, ब्लेजर ऐप के अंदर ये जो राउटिंग का फीचर इंप्लीमेंट हुआ है ना, वो हमारे पास इस फाइल के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो राउटिंग का फीचर इंप्लीमेंट हो रहा है वो इस राउटर की मदद से हो रहा है। देखिए, राउटर से रिलेटेड सारी यहाँ पे आपको कोडिंग नजर आ रही होगी। इसका मतलब जब भी आप अपनी ब्लेजर के अंदर कोई भी राउट एंटर करते हो और उससे रिलेटेड कोई भी ब्लेजर कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है, वो इस कोडिंग की मदद से आपको मिलता है, क्योंकि यहीं पे राउटर इंप्लीमेंट हुआ है। अब यहां पे देखो, एक राउटर का आपको टैग नजर आ रहा होगा, फिर फाउंड का टैग नजर आ रहा होगा, इसके अंदर राउट व्यू है। ठीक है, फिर फोकस ऑन नेविगेट है। ठीक है, तो इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, इन टैग्स को, इन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे आ जाओ। यहां पे देखो व्हाट दिस डज। ठीक है, यहां पे देखो, ये जो सबसे पहला टैग था राउटर, ये क्या करता है, फाइंड्स मैचिंग राउट्स। मतलब यहां पे देखो, ये राउटर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका क्या काम है, देखो इसका ये काम है फाइंड्स मैचिंग राउट्स। मतलब आपकी एप्लीकेशन में जो राउट उसको मिलेंगे वो उनको यहां से हैंडल करता है। जिस तरह यहां पे देखो, ये मैंने डेटा बाइंडिंग के लिए ये वाला राउट एंटर किया था ना, तो जब आप ये वाला राउट एंटर करते हो, ठीक है, तो वो इस पेज के ऊपर आता है, मतलब routes.razor के अंदर आता है और यहां से वो सारी क्या करता है, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। मतलब जो भी आपका यूआरएल है, जिस तरह यहां पे देखो क्या कह रहा है, फाइंड्स मैचिंग राउट्स, जो भी आपका यूआरएल है उसको वो यहां पे लेके आता है और फिर यहां से वो रीडायरेक्ट करता है। ठीक है, और यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, फाउंड। फाउंड मतलब अगर उसको वो यूआरएल मिल जाता है तो क्या होता है, यहां पे देखो फाउंड में क्या कह रहा है, लोड्स कंपोनेंट इफ यूआरएल एग्जिस्ट। इसका मतलब ये जो फाउंड का टैग है ये क्या करता है, अगर आपका वो यूआरएल एग्जिस्ट करता है, जिस तरह स्लैश बाइंडिंग वो एग्जिस्ट करता है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है वो आपको लोड करके देगा। ठीक है, और ये काम कौन करके देगा, आपको फाउंड। और फिर यहां पे देखो राउट व्यू। ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा राउट व्यू, जिसके अंदर यहां पे अगर आप आगे जाओ, जिसके अंदर यहां पे देखो आपको एक लेआउट का कंपोनेंट नजर आ रहा होगा। ये लेआउट पता है क्या है भाई, देखो हम अपनी एप्लीकेशन जब रन करते हैं, लेफ्ट साइड में हमें एक नेविगेशन बार मिल रही होती है, मतलब जिसको हम साइड बार भी कह सकते हैं, और उसी के राइट साइड पे हमें हमारा पेज डिस्प्ले हो रहा होता है। और जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हो तो वो जो लेफ्ट साइड पे साइड बार है और टॉप पे जो नेविगेशन बार है वो बाय डिफॉल्ट आ रही होती है। तो वो कहां से आ रही होती है, वो आ रही होती है इसी मेन लेआउट की मदद से। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, रेंडर्स मैच्ड कंपोनेंट, मतलब जो आपने यूआरएल डाला है उससे रिलेटेड अगर कोई कंपोनेंट मौजूद है तो वो क्या करता है, उस कंपोनेंट को आपकी स्क्रीन पे, आपके ब्राउजर पे रेंडर कर देता है, डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये जो सारी हैंडलिंग हो रही होती है हमारे राउटिंग फीचर की, वो यहां से हो रही होती है routes.razor फाइल के अंदर। और ये routes.razor फाइल कहां पे कॉल हो रही है, यहां पे देखो हमारे app.razor के अंदर कॉल हो रही है। और भाई देखो,
यहां पे ना एक और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है नॉट फाउंड वाला, उसको भी हमारी ब्लेजर ऐप बाय डिफॉल्ट हैंडल कर रही होती है। इसका मतलब अगर आप कोई ऐसा यूआरएल डाल दो जो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब जिससे रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ब्लेजर खुद से एक नॉट फाउंड का आपको एरर डिस्प्ले करवाता है। जिस तरह यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये हमें यहाँ पे अभी हमारा होम पेज नजर आ रहा है, क्योंकि होम पेज का राउट क्या होता है मैंने आपको बताया था, सिर्फ ये फॉरवर्ड स्लैश। अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे डाल के एंटर करते हो तो आपको यही आपका ये होम पेज नजर आएगा, सही है। लेकिन अब अगर मैं कोई ऐसा यूआरएल डाल देता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मैं उल्टे सीधे कैरेक्टर डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आगे जैसे एंटर करूंगा तो ये देखो ये ब्लेजर ऐप हमें खुद से एक मैसेज डिस्प्ले करवा रही है, दिस लोकल होस्ट पेज कांट बी फाउंड। ठीक है, तो ये चीज भी राउटिंग के जरिए से इंप्लीमेंट हो रही है। आगे जाके इसको देखेंगे कि अगर इसका कोई हमें मैसेज वगैरह चेंज करना है तो वो कैसे होगा, इसको आगे जाके देखेंगे, अभी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐप.रेजर से हमारी राउटिंग हैंडल हो रही होती है और उसके अंदर routes.razor जो होता है वहां से हैंडलिंग हो रही होती है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो नेविगेशन यूजिंग नैवलिंक। भाई देखो हमारे पास एक कंपोनेंट होता है जो हमें ये ब्लेजर की नेविगेशन प्रोवाइड करता है, जिसका क्या नाम है, नैवलिंक। मतलब नैवलिंक आप समझ लो कि हमारे पास एक एंकर की तरह काम करता है। जिस तरह HTML में आपने एंकर टैग पढ़ा होगा, हाइपरलिंक, तो अगर उस तरह का काम करना है तो हम यहाँ पे नैवलिंक का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसका आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मेरा डेटा बाइंडिंग वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक HR बनाता हूँ। ठीक है, एक HR बनाता हूँ और इसके नीचे मैं यहाँ पे नैवलिंक की मदद से क्या बनाता हूँ, एक हाइपरलिंक बना लेता हूँ। ठीक है, नैवलिंक आ गया, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ अबाउट। ठीक है, अबाउट अस इसको कह देते हैं और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं एक लिंक बनाता हूँ। मतलब जिस तरह हम एंकर के अंदर HREF यूज करते थे ना, HREF में इसके अंदर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई जब इस नैव लिंक के ऊपर क्लिक होगा तो कहाँ पे जाना है, आपने /about के राउट के ऊपर जाना है। ठीक है, इसी तरह मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे लाता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और अब यहाँ पे कहता हूँ मैं दूसरा पेज बनाता हूँ, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे जो राउट में बनाता हूँ वो मैं यहाँ पे कह देता हूँ। तो भाई देखो ये मैंने 2 नेविगेशन लिंक्स बनाए। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने इनसे रिलेटेड इनके पेजेस नहीं बनाए जिन पेजेस के ऊपर ये नेविगेट होके जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं पेजेस के ऊपर पहले इसको एक्सपेंड करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, पेजेस पे ऐड पे चलते हैं, रेजर कंपोनेंट, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ about.razor। ठीक है, about.razor, इसको ऐड करते हैं और एक और कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे चलते हैं, रेजर कंपोनेंट, इसको यहाँ पे मैं कह देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट पे मैं यही @पेज वाला डायरेक्टिव यहाँ पे कॉल करता हूँ और यहाँ पे वही मैं दे रहा हूँ URL जो मैंने नैवलिंक के HREF में दिया था। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट टाइप करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट टाइप करना है, सही है। और अब चलते हैं अबाउट में और यहाँ पे आके मैं इसके टॉप पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अबाउट हो गया, सही है। अब यहाँ पे आ जाओ, हमारे ये जो डेटा बाइंडिंग है, सही। तो देखो अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो वो कौन से रूट पे जाएगा, /about, और /about जब होगा तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको अबाउट अस लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर चलते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट अस लिख देता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया, /contact। इसका मतलब यहाँ पे देखो जब मैं कॉन्टैक्ट अस के नैव लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये /contact के ऊपर जाएगा। ठीक हो गया, तो अब इसको रन करते हैं और इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे /binding अपने URL में डालना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों नैव लिंक्स मुझे शो होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं। ये देखो दोनों लिंक्स आ रहे हैं। तो देखो अगर मैं अभी अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो अबाउट वाला URL आ गया और यहाँ पे हमें अबाउट अस के कंपोनेंट पे ले गया। फिर सेम इसी तरह बैक जाता हूँ, यहाँ पे अब कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो URL में कॉन्टैक्ट आया /contact और ये हमें कॉन्टैक्ट वाले कंपोनेंट पे ले गया। ठीक है, मतलब बिहाइंड द सीन ये जो नैव लिंक्स है ना, ये एंकर आपको जनरेट करके दे रही होती हैं। लेकिन भाई देखो इसके अंदर ना एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, मतलब नैव लिंक के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर होता है। और वो एक्स्ट्रा फीचर होता क्या है भाई, देखो आपने HTML CSS के अंदर एक्टिव क्लास का कॉन्सेप्ट सुना होगा। मतलब जब भी आप लिंक्स बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हमारे पास 3 लिंक्स हैं, होम है, अबाउट अस है और कॉन्टैक्ट अस है। तो अगर आप कॉन्टैक्ट अस के लिंक पे जाते हो, मतलब आप कॉन्टैक्ट अस का पेज अपना ओपन करते हो, तो वो जो कॉन्टैक्ट अस वाला लिंक है ना वो एक्टिव होना चाहिए।
एक्टिव मतलब उसके ऊपर एक ऐसी CSS की क्लास होनी चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा कॉन्टेक्ट अस वाला पेज ओपन हुआ है। फिर उसी तरह अगर मैं अबाउट अस पे जाता हूं, अबाउट अस के पेज पे, तो अबाउट अस वाला लिंक एक्टिव होना चाहिए। तो नैव लिंक के अंदर हमारे पास ये जो एक्टिव क्लास का फीचर है वो बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर मैं एंकर की बात करूं HTML के अंदर, तो हमें उसके साथ ये CSS क्लास इंप्लीमेंट करनी पड़ती थी। जिस तरह यहां पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से होम पे जाता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपको ये कुछ लिंक्स देखने को मिल रहे होंगे। मैं होम पे जाता हूँ, तो ये देखो अभी मैं होम के ऊपर हूँ, तो देखो होम वाला पेज हमारे पास एक्टिव हुआ हुआ है, मतलब होम के ऊपर हाईलाइट हुआ हुआ है, आप देख सकते हो। अगर मैं यहीं से काउंटर पे जाऊं, तो ये देखो अब काउंटर वाला जो लिंक है वो हाईलाइट हुआ हुआ है। ये एक्टिव क्लास नैव लिंक के अंदर परफॉर्म हो रही है। लेकिन भाई ये जो आपके पास लिंक्स हैं, होम, काउंटर, वेदर, ये कहां पे बने हुए हैं? अब मैं आपको ये दिखाता हूं, ठीक है। तो देखो हम यहां पे आते हैं, अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। देखो हम चलते हैं यहाँ पे लेआउट्स के फोल्डर में, और इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा नैव मेन्यू, ठीक है। नैव मेन्यू को मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो ये देखो इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है एक नैव लिंक ये है, एक नैव लिंक आपके पास ये है, एक ये है, और एक ये है, मतलब 4 नैव लिंक्स हैं। 4 लिंक्स थे ना जो हमें साइड बार में शो हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो पहला नैव लिंक है, ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे देखो ये होम के लिए नैव लिंक बना हुआ है, देख रहे हो। और इसका अगर आप href देखो तो इसका href एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब यहाँ पे ये वाला है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे काउंटर href में दिया हुआ है, मतलब ये दूसरा नैव लिंक है काउंटर के लिए। तो इसका यूआरएल क्या होगा, इस तरह से है, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश काउंटर, ठीक है। तो आप ये ना भी लगाओ तो इस तरह से भी ये काम करता है। लेकिन मैंने क्या बताया, नैव लिंक के साथ हमें एक एक्स्ट्रा CSS की क्लास मिलती है जो कि एक एक्टिव क्लास होती है। लेकिन भाई यहाँ पे देखो ये जो होम वाला नैव लिंक है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है जिसका क्या नाम है, मैच, और इसके अंदर वैल्यू क्या दी हुई है, नैव लिंक मैच डॉट ऑल। अब इसका क्या काम है ये जरा गौर से समझना। भाई देखो मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं, ठीक है। देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और मैंने क्या बताया कि बाय डिफॉल्ट होम है, हमारे पास होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। तो देखो होम का लिंक यहाँ पे एक्टिव है। अगर मैं काउंटर पे जाऊंगा तो काउंटर का लिंक एक्टिव हो जाएगा, वेदर पे जाऊंगा तो वेदर का लिंक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास इशू आ सकता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं, मतलब ये वाला जो एट्रीब्यूट है मैच वाला, अगर मैं ये हटा दूं तो उससे होगा क्या। भाई देखो हमारे जितने भी यहाँ पे यूआरएल्स होते हैं ना, ठीक है, मैं काउंटर पे जाता हूँ, हमारे जितने भी यूआरएल हैं वो स्लैश से स्टार्ट होते हैं। स्लैश काउंटर हो गया, स्लैश वेदर हो गया, और ये जो होम है इसके पास क्या होता है, सिर्फ स्लैश, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके सिर्फ स्लैश लगाऊं, ठीक है, इस तरह से, तो ये होम पेज ही हमें रेंडर होता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये मैच वाला एट्रीब्यूट यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे देखना, ठीक है। देखो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और इसको एक दफा फिर रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी होम वाला ये जो पेज है वो हमारे पास यहाँ पे एक्टिव है। लेकिन अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊं तो देखो कॉन्टैक्ट वाला भी एक्टिव है, इसके साथ साथ होम वाला भी एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास भाई होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जब मैं काउंटर पे आया हूं तो होम के ऊपर से वो जो नेविगेशन है, वो जो एक्टिव है, वो हट जाना चाहिए था। लेकिन वो नहीं हट रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट था ना मैच वाला, वो मैंने हटा दिया, मतलब ये वाला, ये देखो, ये मैं वापस ले आता हूं। तो इसका क्या काम है जरा गौर से समझना। मतलब यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं ये फॉरवर्ड स्लैश डाल दूं href में, तो अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि भाई जब यूआरएल में ये फॉरवर्ड स्लैश होगा, ठीक है, तब एग्जैक्ट हमारे पास यही होम वाला लिंक एक्टिव होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। मतलब अगर सिर्फ हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश लिखा है यूआरएल में, तो हमारे पास ये नैव लिंक वाला जो लिंक है वो एक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि आप देखो हमारे पास जितने भी लिंक्स हैं, ठीक है, जितने भी यूआरएल्स हैं वो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, स्लैश काउंटर हो, स्लैश वेदर हो। तो जब मैंने ये हटा दिया था मैच वाला एट्रीब्यूट, तो क्या हो रहा था, ये वाला लिंक जो है वो हमेशा एक्टिव हो रहा था, मतलब एक्टिव क्लास इसके ऊपर लगी हुई थी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको यहां पे समझाऊं स्लाइड में, ठीक है, देखो नैव लिंक मैच डॉट ऑल मतलब एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, इस तरह से लिखा हुआ था ना मैच नैव लिंक मैच डॉट ऑल। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे देखो दिस लिंक बिकम्स एक्टिव ओनली व्हेन द यूआरएल मैचेस एग्जैक्टली फॉरवर्ड स्लैश। मतलब यहां पे यही कह रहा है कि ये जो एट्रीब्यूट और ये जो वैल्यू लगाने का मकसद है वो यही है कि ये लिंक तभी एक्टिव होगा जब यूआरएल एग्जैक्टली मैच होगा किससे, फॉरवर्ड स्लैश से। लेकिन अगर मैं ये नहीं लगाता, मतलब विदाउट नैव लिंक मैच, अगर मैं ये नहीं लगाता तो क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा यहां से लगाओ। देखो क्या कह रहा है, विदाउट नैव लिंक मैच डॉट ऑल द होम लिंक स्टेज एक्टिव ऑन एवरी पेज।
बिकॉज ऑल यूआरएल्स स्टार्ट्स विद // मतलब अगर आप ये हटा देते हो navlink match.all तो इससे क्या होगा, होम लिंक हमेशा एक्टिव ही रहेगा, क्योंकि जितने भी आपके पास पेजेस हैं उनके जितने भी यूआरएल्स हैं वो / से ही स्टार्ट होते हैं, और / तो होम के पास भी है, इसलिए वो होम पेज हमेशा एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर आपने ये लगाया हुआ है, ठीक है, मैच navlink match.all, तो क्या होगा कि अगर यूआरएल पे सिर्फ / है तो होम पेज वाला ही पेज एक्टिव होगा, और अगर यहां पे काउंटर है तो सिर्फ काउंटर वाला पेज ही एक्टिव होगा, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहां पे देखो नैव लिंक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाओ, ये जो मैं बता रहा था नेविगेशन यूजिंग नैवलिंक, ठीक है, तो यहां पे देखो ब्लेजर प्रोवाइड्स नैवलिंक फॉर नेविगेशन, मतलब ब्लेजर की जो नेविगेशन है उसका अपना एक टैग है नैवलिंक, जो कि मैंने बताया था क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एंकर, मतलब HTML का जो एंकर टैग होता है वही प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, और वो एक्स्ट्रा फीचर क्या होता है, यहां पे देखो क्या कह रहा है, ऑटोमेटिकली एड्स एक्टिव CSS क्लास। मतलब अगर आप सिर्फ एंकर के साथ काम कर रहे हो तो वहां पे आपको CSS की एक्टिव क्लास अलग से बनानी पड़ती थी और उसको अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन यहां पे नैवलिंक के अंदर वो एक्टिव वाला जो फीचर है वो हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। ठीक है, फिर यहां पे देखो लास्ट पॉइंट, प्रिवेंट्स फुल पेज रिलोड, मतलब ये जो नैवलिंक है ये वो जो पेज रिलोड होता है ना, फुल पेज रिलोड, उसको रोकता है। जिस तरह हम अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर रहे थे ना, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारा पेज रिलोड वहां पे नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं आपको एक दफा फिर दिखाता हूं। ठीक है, देखो अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, देखो एक तो आपको ये लिंक्स नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, मैं काउंटर पे क्लिक करता हूं तो आपका पेज रिलोड नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ बाइंडिंग पे जो मैंने बनाया था, ठीक है, /बाइंडिंग एंटर करते हैं तो ये देखो ये दो लिंक्स आ रहे हैं। अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो देखो पेज रिलोड नहीं हुआ और अबाउट अस पे चला गया। फिर पीछे आओ, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करो तो पेज रिलोड नहीं हुआ और कॉन्टैक्ट अस के कंपोनेंट में आ गया। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा था, प्रिवेंट्स फुल पेज रिलोड। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।